तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस कर दूँ. आई एम सर्वेश बंसल. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड आई विल बी टीचिंग यू अकाउंट्स. तो ये आज फर्स्ट लेक्चर तो है नहीं. यू गाइज हैव ऑलरेडी बिन लर्निंग अकाउंट्स सिंस अ ईयर. तो अकाउंट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने की मुझे आज कोई आवश्यकता नहीं होगी. बट वट वी विल डू इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स इज वी विल डू अ रिविजन और मे बी इवन अ लर्निंग ऑफ अ फ्यू चैप्टर्स. तो बेसिकली जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी जगहों पे सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट्स ये दो टॉपिक बाकी होंगे. ठीक है. और सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट्स बाकी होंगे, तो ये दो चैप्टर्स तो हम अच्छे से पूरा स्टार्ट टू एंड करेंगे विद गुड प्रैक्टिस ऑफ सम्स एज वेल. बाकी काफ़ी चैप्टर्स आई बिलीव सब जगह पे हो चुके रहेंगे एंड स्टूडेंट्स वुड ऑलरेडी बी फेमिलियर विद इट. तो उसका एक कुछ रिविजन कर लेंगे. बट अगर आपको कुछ टफ टॉपिक्स लगते हैं कि सर नहीं ये चीज़ पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो आप कम्युनिकेट कर दीजिएगा. दोज ऑल्सो विल स्टडी. ठीक है, चलेगा. कितने लोगों का फाइनल अकाउंट्स हो गया है पढ़ के? यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स हो गया है आप लोगों का. वेरी गुड. क्लियर है आप लोगों को, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है ना? तो ओके, ग्रेट. तो अच्छा, ये विल बी स्टार्टिंग विद सिंगल एंट्री ओनली टुडे. ठीक है, चलिए. सिंगल एंट्री इज़ वेरी रेलेवेंट. एक सेकेंड दीजिए. तो सिंगल एंट्री एज अ टॉपिक इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर 11th स्टैंडर्ड एज वेल, प्लस अपने CA फाउंडेशन पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आई बिलीव CA फाउंडेशन में इट इज़ वन ऑफ द मोर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स दैट वी हैव. ठीक है. अब 11th स्टैंडर्ड में दो मेथड्स होते हैं, उसमें से एक ही मेथड 11th स्टैंडर्ड में जो बहुत बेसिक है. ठीक है. जब आप CA फाउंडेशन में जाते हैं तो ये बेसिक वाला मेथड भी है, प्लस एक एडवांस्ड मेथड भी है जिसमें हम सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. तो आज के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग सिर्फ वो बेसिक वाला मेथड सीखेंगे विच इज़ वेरी सिंपल. पहले क्या होता है सिंगल एंट्री वो हम समझना स्टार्ट करते हैं. तो सिंगल एंट्री या इसको इनकम्प्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं. तो इनकम्प्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स में बेसिकली क्या होता है कि आप इमेजिन कीजिए कोई बहुत छोटा सा बिजनेस हो, जैसे कोई पान वाला हो गया या कोई सेवपुरी वाला हो गया. आपको क्या लगता है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता होगा क्या? आपको क्या लगता है आपने एक पान खरीदा, आपने पान मुंह में डाला और वो पान वाला बोलता है ठीक है भैया मैं आया, आपने 20 रुपया दिया, वो पीछे जाके एंट्री पास कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. आपको लग रहा है ऐसा वो रखता होगा? या आपको ऐसा लगता है वो पान वाला जो बैठा है रोड पे एक अपना छोटा सा स्टॉल लेके या शॉप लेके, उसके पीछे एक रूम है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, वो हर 15 मिनट में बाहर आता है बोलता है क्या क्या हो गया सेल बताओ, मैं पीछे जाके एंट्री पास कर देता हूँ या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देता हूँ, या कोई अकाउंटेंट भी बैठा. आपको लगता है ऐसा होता होगा? आई हाईली डाउट. करेक्ट. तो ऐसे केसेस में जो भी छोटे बिजनेसेस होते हैं, ईयर एंड पे इनकम टैक्स का रिटर्न तो उनको भी फाइल करना है, ईयर एंड में कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो उनको भी रखना है. करेक्ट. तो ऐसे लोग ईयर एंड पे क्या करते हैं, व्हाट दे यूज इज सिंगल एंट्री. हाउ दे डू इज, वो लोग है ना ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ दो चीज़ों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स के और एक कैश बुक. यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है. ये चीज़ें तो अकाउंटिंग से पहले भी डेवलप हुई चुकी थी, मतलब इसके लिए तो कुछ अकाउंटिंग का ज़रूरत ही नहीं था. पर्सनल अकाउंट्स मतलब मुझे किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है. और कैश बुक मतलब कितना पैसा ड्यूरिंग द ईयर आया और कितना पैसा. आप लोग जब भी आपकी पॉकेट मनी स्टार्ट हुई होगी, शायद स्कूल लाइफ में भी, और मे बी तब तक आपने अकाउंट्स नहीं भी सीखा रहेगा, तो भी अगर आप एक पेज को दो साइड में डिवाइड कर देते, एक साइड में पैसा आया हुआ लिखते जिसमें आप लिखते पॉकेट मनी आया, बुआ के पैर छू के मिले, मामा ने गिफ्ट दिया, ऐसा सब जो रिसीट्स रहती वो लिखते, और खर्चों में लिखते फिर मैंने इसको गिफ्ट दिया, नो रिस्पॉन्स, इसको गिफ्ट दिया, नो रिस्पॉन्स, ऐसा सब कुछ ना कुछ खर्चे में लिखते हैं अपन. तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखे जाते कि नहीं लिखे जाते? तो कैश बुक मेंटेन करने में कोई अकाउंटिंग सीखने का तो ज़रूरत नहीं है. मैक्स क्या हो जाएगा, उसने पेमेंट्स लेफ्ट साइड पे लिख दी होगी, रिसीट्स राइट साइड पे, उससे कोई फ़र्क पड़ता? कोई भी अपनी कॉमन सेंस से रिसीट्स और पेमेंट्स तो रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है. या उसने में भी ऑल टुगेदर दो साइड में ना बांट के उसने कैसा किया होगा, प्लस माइनस सिस्टम में रखा होगा कि पहले 500 रुपये से स्टार्ट हुआ, प्लस आया 200, उसका पर्पज़ लिख दिया, हो गया 700, माइनस हुआ 100, हो गया 600, ऐसा कुछ मेंटेन किया होगा. तो समथिंग और दी अदर पीपल वुड हैव मेंटेन्ड. तो वैसे ही जो छोटे बिजनेसेस होते हैं
वो लोग एटलीस्ट पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक ये दो रिकॉर्ड्स तो रखते ही होंगे फॉर देयर रेफरेंस, राइट और रॉन्ग? तो अब समझो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप उस पान वाले के पास गए, उसने बोला भैया मेरे को रिटर्न पास फाइल करना है। आपने बोला पहले तो एक बढ़िया सा पान खिलाइए, आपने पान खाया, उससे फिर आपने उससे पूछा अभी बताइए आपके पास क्या क्या रिकॉर्ड्स है। उसने आपको बोला देखो ड्यूरिंग द ईयर हमारा इनसे पैसा लेना था देना था, ऐसा सब होते रहता था और ये पैसे का हिसाब हमने रखा है। साल के एंड में मेनली वो आपको सिर्फ क्या बता पाएगा, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, ठीक है? तो आप क्या बोलते हैं, एक काम कीजिए भैया, मैं ना कुछ टेक्निक से आपका पूरे साल का प्रॉफिट एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूँ, आप उससे जो जो सवाल पूछेंगे वो आपको जवाब देगा। अभी आप सवाल क्या पूछेंगे? सबसे पहले आपने उसको पूछा कि भैया साल के स्टार्ट में आपका बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ था, ठीक है? पहला सवाल क्या पूछा? सर, नो प्रॉब्लम सर, साल के स्टार्ट में आपका बिजनेस में, तो अभी हम लोग ने जो सिंगल एंट्री स्टार्ट किया मैडम, कोई बात नहीं, बुक निकाल लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। सिंगल एंट्री बेसिकली क्या होता है? इनकम्प्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो यूज़ करते हैं बहुत छोटे बिजनेसेस, ठीक है? तो अभी हमने एक पान वाले का एग्जाम्पल लिया है, आप पान वाले के साथ बैठे हैं, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो आपने पहले उससे क्या पूछा, भैया आप बताइए साल के स्टार्ट में आपका बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ था? तो पान वाले ने बोला कैपिटल ऊ का होता है, उसको नहीं समझा कि कैपिटल क्या होता है। तो आपने बोला अच्छा ऐसे नहीं समझेगा, एक काम कीजिए आप मुझे बताइए साल के स्टार्ट में आपके पास क्या क्या असेट्स थे और साल के स्टार्ट में आपके पास क्या क्या लायबिलिटीज़ थी। अगर आपको याद हो तो आपने एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा था विच इज असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यही आपने फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में भी देखा कि एक साइड पे असेट्स आते हैं, एक साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, हमने उसको देखो समझा दिया, असेट्स मतलब भैया किससे पैसा लेना है या जो जो चीज़ आपके पास ओनरशिप में है वो सारे आपके असेट्स होते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती है? जिसको पैसा, वो आप मुझे बता दीजिए कैपिटल में एज बैलेंसिंग फिगर अपने आप ढूंढ लूंगा कि नहीं ढूंढ लूंगा। तो हमने बेसिकली क्या बनाना चाहा, साल के स्टार्ट का बैलेंस शीट। क्या बनाना चाहा? साल के स्टार्ट का। बट बैलेंस शीट क्या होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। ये एक्यूरेट नहीं होता है यार, वो पान वाला आपको बता रहा है उसका थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेट रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट ना बोल के बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब साल के स्टार्ट का है तो एज ऑन 1 अप्रैल 2021। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट वही है जो आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये साइड पे आपका लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। इनफैक्ट इसमें अपने को डबल कॉलम भी बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स एज सच नहीं होता है, ठीक है? तो आपने उसको बोला भैया बताइए साल के स्टार्ट में आपके पास क्या क्या था? तो उसने बोला हमारे पास कैश था भैया 5,000 रुपया, हाँ, हमको रमेश से सुरेश से पान का मिला के 800 रुपया लेना था। तो आपने बोला रमेश सुरेश आपके क्या हो गए? डेटर्स हो गए, है ना? फिर हमने उससे पूछा और क्या था? तो बोला हमारे बैंक में भी पैसा पड़ा था, बैंक में हमारा 3,000 रुपया पड़ा था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमने पूछा और क्या था आपके पास? तो बोला बस इतना ही था। फिर आपने बोला अरे यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे पीछे वो एक फ्रिज दिख रहा है हमको, तो मशीनरी इक्विपमेंट ऐसा कुछ हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने बोला वो भी तो पड़ा आपके पास। तो बोला हाँ इक्विपमेंट है हमारे पास, तो हमने इक्विपमेंट लिख दिया। लेट्स से इक्विपमेंट उसका था 10,000 रुपीज़ का, ठीक है? तो ये हमने सारे असेट्स लिख दिए। असेट्स का टोटल आप बताएंगे कितना आ रहा है? 18,800 आ रहा है। सेम टोटल ये साइड पे भी आएगा, आया ना? अब हमने पूछा भैया आप बताइए आपकी जिससे हम पान का पत्ता खरीदते हैं और चूना खरीदते हैं, ठीक है, उन सबको मिला के 1,200 रुपया देना है। तो वो क्या हो गए इनके क्रेडिटर्स, कितने हो गए? 1,200 रुपये।
इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप इससे क्या ढूंढ सकते हैं बताइए? कैपिटल मिल जाएगा आपको? अगर मेरे पास सारे असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कैन आई फाइंड आउट कैपिटल एज माई बैलेंसिंग फिगर? यस आई कैन. तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल विच इज हाउ मच? 17, सॉरी, डिस्टर्बेंस. हमने उसको क्या बोला? एक सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर एक्चुअली आपका आवाज नहीं आ रहा, अभी जस्ट कट गया। अम, और रोहित भाई कोई तो रहेंगे ना वहाँ पे जो मतलब हैंडल करते हैं, उनको आप पूछ सकते हो। शायद आपका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ हो गया होगा। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है. 2 मिनट. सर अभी जस्ट आया थोड़ा सा। चलिए चलिए चलिए, अभी हम मिस्टर चौरसिया के पास वापस चलते हैं. चौरसिया पान भंडार की हम अकाउंटिंग कर रहे थे. साल के स्टार्ट का हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखा, करेक्ट? अभी हम जाते हैं साल के एंड की ओर. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2022. वापस से आपको करना कुछ नहीं है इसमें. उनके साथ बैठ के लाइबिलिटीज, एसेट्स, ठीक है? याद रखिएगा इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स करने की आपको आवश्यकता नहीं है. तो आपने पूछा क्या है भैया अभी बताओ, तो उसने बोला कैश हमारे पास अब 8,000 रुपया हुई गवा है. डेटर्स बोला वो आयुष जो है डेली पान खा के जाता है, उसका हमारा 2,000 रुपया बाकी है. बैंक में भी हमारे पास 6,000 रुपया हो गया है. और हमने पूछा और क्या है आपके पास, उसने बोला ये इक्विपमेंट वही है मेरे पास जो फ्रिज था, और कुछ नहीं लिया है मैंने, 10,000 का. राइट? ऊपर भी 10,000 का ही रखा था हमने, नीचे भी उसने बोला 10,000 का ही है. अब जैसे ही उसने ये बोला, आपको समझ गया कि भैया ये डेप्रीसिएशन लगाना इस पे भूल गया है. बट आपने उसको कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है तू बता दे एक बार, मैं बाद में देखता हूँ. ये 10,000 देख के आपको एक चीज़ क्या समझ रही है कि मिस्टर चौरसिया यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगाना भूल गए हैं. ठीक है, बताएंगे टोटल एसेट्स कितने के हो रहे हैं? 26 हो रहा है मेरे हिसाब से. सेम यहाँ पे आएगा. समझो पान पत्ते और चूने वाले के 3,000 रुपये देने बाकी हैं. तो दैट इज माय क्रेडिटर्स. तो बैलेंसिंग फिगर मुझे क्या मिलेगा? फिर से कैपिटल, बट ये कौन सा कैपिटल हो गया? क्लोजिंग, जो कितना हो गया? 23,000. प्लीज़ बताइए समझा है सभी लोगों को? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो आप चौरसिया साहब के साथ बैठे, उन्होंने बोला मेरे को मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, तो आपने उनसे डेटा मांगना चालू किया. आपको साल के स्टार्ट का और साल के एंड का कैपिटल मिल चुका है बेसिस द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव डिस्कस्ड विद हिम. आपके पास और थोड़ी चीज़ें अवेलेबल है. वो क्या है? पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स है, बट वो तो आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिख दी डेटर्स क्रेडिटर्स के फॉर्म में, राइट? और आपके पास एक क्या चीज़ अवेलेबल है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है मैं वो अभी समझाता हूँ. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और उसमें 500 रुपये डालता हूँ, ठीक है? तो ये 500 क्या हो गया मेरा? ओपनिंग कैपिटल. डू यू गाइज अग्री? समझो मैं उसमें और 1,000 रुपये इंट्रोड्यूस करता हूं, तो 1,000 रुपया क्या हो गया? उसकी वजह से 500 बढ़ेगा ना. अभी मेरा कैपिटल 500 प्लस 1,000 मिला के कितना हो जाएगा? डू वी अग्री हियर? अगर समझो मैं कुछ पर्सनल यूज के लिए, घर खर्चों के लिए कुछ पैसे विड्रॉ करता हूं, तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होएगा? कम होएगा. उनको क्या कहते हैं हम? कि हमने ड्राइंग्स करी, तो कैपिटल कितना बचेगा गाइस?
अब समझो बिजनेस में मुझे प्रॉफिट होता है 500 रुपये का या 300 रुपये का। बताइए प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होएगा? बढ़ेगा ना। आपने कहीं पे पैसा लगाया है, उधर प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ऐड कर देंगे प्रॉफिट, लेट्स से 300 रुपया, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया गाइस? इसको हम क्या कहेंगे, हमारा साल के एंड में हमारा बेसिकली कैपिटल कितना हो गया? 1500। डू यू गाइज अग्री? ये जो सारा कैलकुलेशन मैंने लिखा है, अगर मैं इसको एक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो वो इक्वेशन कैसी नजर आएगी? सब लोग ध्यान से देखिए। ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस प्लस गिव्स मी, अगर लॉस रहेगा तो प्लस के बदले क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने जितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर लॉस होता है तो मेरा कैपिटल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डू वी गाइज अग्री देयर? ये वाले एग्जाम्पल को आप कंप्लीटली भूल जाइए, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये इक्वेशन बनवाना था। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट गिव्स यू। क्या हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है? क्या हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है? क्या हमारे पास एडिशनल कैपिटल है? है नहीं, बट आपको कैश बुक से मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बोला? एक और डेटा सेट है आपके पास, वो डेटा सेट क्या है? तो कैश बुक में से आपको क्या मिल जाएगा? एडिशनल कैपिटल। और एक चीज मिल जाएगी कैश बुक से, जो क्या है? जब भी वो घर लेके जाएगा पैसा तो लिखा रहेगा ना, बीवी की साड़ी के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए इतना इतना पैसा निकाला। तो आप देखेंगे जो जो उसके पर्सनल खर्चे हैं, बीवी बिजनेस की नहीं होती है, किसकी होती है? पर्सनल। बच्चे भी किसके होते हैं? पर्सनल। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है वो, राइट? तो वो जितनी भी ड्राइंग्स थी वो भी आप यहाँ पे आपको कैश बुक से मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वो क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि बेचारे को अकाउंटिंग तो आता ही नहीं था ना, इसलिए तो उसने आपको इन्वॉल्व किया कि नहीं किया। तो अब एक काम करता हूँ, जो डेटा मेरे पास है उस सबको RHS पे ले जाता हूँ, जो डेटा मेरे पास नहीं है मैं उसको LHS पे ले आता हूँ। या आई नो थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, डोंट वरी, आई गेट इट सॉर्टेड। ठीक है, तो अभी के लिए ज़्यादा इशू तो नहीं क्रिएट कर रहा है ना? ठीक है, तो मे बी इट इज़ इन माई माइंड ओनली। तो प्रॉफिट अगर मैं LHS पे छोड़ूँ, RHS पे क्या है? ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल है कि नहीं है? ये माइनस ड्राइंग्स था, RHS पे जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे पॉजिटिव था, वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा? और ओपनिंग कैपिटल भी यहाँ पे पॉजिटिव था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डू यू ऑल अग्री हियर? तो प्रॉफिट ढूंढने का आपको एक टेक्निक मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको फ्लो समझ गया है। अब इसी को हम बनाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, particulars, and we will prepare 2 amount columns. okay? बस आप इसको एक फॉर्मेट में लिख देंगे और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जैसे फाइनल अकाउंट्स में आप ट्रेडिंग और P&L बनाते थे, उसके बदले आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। समझा आपको? देखो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव पूरा डेप्थ में रिकॉर्ड्स जनरेट करना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रॉफिट समझना। अरे हाँ, है ना? क्योंकि एक और जो मैंने आपको बोला था मेथड है जिसमें सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, वो हम कब सीखेंगे? CA फाउंडेशन में। अभी के लिए हमारे पास हमारे लिए रेलेवेंट चीज़ सिर्फ क्या है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट जान सकते हैं। तो इस इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको प्रॉफिट समझ जाएगा। हाँ या ना? तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है, पर आलस में यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल मत लिख देना। ये बच्चों का एक हैबिट होता है, हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल लिख के आते हैं। यहाँ पे उसको आप प्रॉपरली लिखिएगा, कैपिटल एज ऑन 31st March 2022, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग। कैन आई सी कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 23। डू वी अग्री हियर? तो यहाँ पे मैंने लिखा आउटर कॉलम में 23,000। हाँ या ना? ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऐड क्या करना है? ड्राइंग्स। वही जो लिखा है गाइज, उसी ऑर्डर में जाना है। अपने को कुछ अभी मेहनत करना ही नहीं, अपना सम हो गया एक तरीके से।
ठीक है। ऐड क्या करना है आपको, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, करेक्ट। अभी जनरली इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो कैश और एक गुड्स। अभी उसको खुद को पान खाने का मन करेगा तो किसी और पान वाले के पास जाएगा क्या, खुद का ही पान खाएगा ना, बच्चों को भी खिलाएगा, घर वालों को भी, कोई रिश्तेदार आएंगे सबको, हाँ है ना, बट उसके वो पैसे लेगा। तो जो गुड्स यूज़ हुआ वो बिजनेस का यूज़ हो गया, तो एक तरीके का क्या हो गया, ड्राइंग्स। तो अगर समझो उसने ड्यूरिंग द ईयर, अभी यहाँ पे तो क्वेश्चन प्रॉपर है नहीं तो मैंने कहीं ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया, लेट्स से आपको क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 200 रुपीज़ पर मंथ। कितना, 200 पर मंथ। तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो कैश कितना हो गया, 2400 प्लस ऐसा लिखा है कि उसने किसी वेडिंग में, रिलेटिव की वेडिंग में 600 रुपीज़ का ड्राइंग्स किया। तो गाइस टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया, 3000 हो गया। इसको हम आउटर कॉलम में ले गए, 23 + 3 कितना हो गया, डू वी अग्री, अरे हाँ है ना। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, माइनस। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी कैसा था, ड्राइंग्स में मेरे पास दो अमाउंट्स थे तो मैंने इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में लिया था। एडिशनल कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं है। समझो कहीं पे आपने पढ़ा, आपको कैश बुक में मिला कि 2000 रुपये उसने ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस किए थे। कितने किए थे, 2000। तो वो 2000 आप यहाँ पे लिख देंगे। 26 - 2 कितना रह जाएगा गाइस, 24 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ये वाला जो 24,000 है इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे कुछ इतना मैटर नहीं करता है, जस्ट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इसमें मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां से लेस करता हूं, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021, जो क्या है बेसिकली मेरा ओपनिंग कैपिटल। गाइस कितना था, हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था 17,600, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17,600। एनी डाउट्स, पक्का बताइए कैलकुलेशन करके कितना आता है ये, 6,400 आएगा, करेक्ट। 6,400 इज नथिंग बट माई प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स। बिफोर एडजस्टमेंट्स क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। और मैंने स्लैश करके लॉस ब्रैकेट में लिखा है टू इंडिकेट कि अगर आंसर नेगेटिव है तो इट मीन्स इट्स अ लॉस, आंसर पॉजिटिव है तो इट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट। मेक सेंस। मैं इसमें क्या करवाता हूँ, हमेशा ये स्टैंडर्ड ही लिखा देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, जो आंसर रहता है उस हिसाब से लिखते हैं। मैं तो बोलता हूँ हर बार स्टैंडर्ड ही लिखाऊँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसमें ऐड करनी होगी हमको इनकम्स एंड, अभी इनकम्स एंड गेन्स क्या होता है, जैसे समझो कोई इन्वेस्टमेंट लिया है उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना बाकी है, जो फाइनल अकाउंट्स में एक हिडन एडजस्टमेंट जैसा कुछ होता था वैसा सब कुछ रहेगा, तो इनकम्स एंड गेन्स में आएगा। जो भी इनकम्स एंड गेन्स का अमाउंट रहेगा सब लिखने के बाद उसको टोटल को आउटर कॉलम में लेना, प्लस करना, 6,400 आया, हाँ या ना। इनकम्स एंड गेन्स भी क्या क्या आती हैं वो मैं आगे आपको साथ थियरी में करा दूंगा, डोंट वरी। फिर लेस क्या करना होता है बच्चों यहाँ पे, एक्सपेंसेस एंड, अभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जैसे मैंने एक डेप्रीसिएशन का डिस्कस किया था, आपको याद है कि उसने साल के स्टार्ट में भी वैल्यू बताई 10,000, साल के एंड में भी वैल्यू 10,000, किसकी, इक्विपमेंट, फ्रिज जो हमने बात की थी। तो लेट अस टेक दैट एग्जांपल। समझो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट 10% ऑन इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट आइटम क्या लिखेंगे,
डेप्रीसिएशन 1000। अभी कोई और एडजस्टमेंट होता तो उसका भी अमाउंट लिखते, फिर टोटल को कहाँ ले लेते गाइस, आउटर कॉलम में, और यहाँ पे नेट कितना बच जाएगा 5400। कोई डाउट इसमें? इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर द ईयर, और यहाँ आपका सम हो गया समाप्त। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, और यहाँ पे आपका सम हो जाता खत्म। ये चैप्टर इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? अच्छे से समझा सबको? सिर्फ एक चीज़ जो इस चैप्टर में सिखानी बाकी है, वो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स आते हैं ना इनकम्स एंड गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, वो मुझे समझाना भी आपको बाकी है। वरना मैं कहूँगा अगर एकदम बेसिक सम हो तो अभी आप कर सकते हैं, उतना अपन ने स्टडी कर लिया है। कुछ भी डाउट्स हैं यहाँ तक? एक बार सिर्फ रीविजिट कर लूँ शॉर्ट में हमने क्या किया, ठीक है? जिसकी भी आपको सिंगल एंट्री में अकाउंटिंग करनी है, ऑब्वियसली उसके पास सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे, बट उसके पास दो चीज़ें तो होंगी, एक तो कैश बुक और एक पर्सनल अकाउंट्स, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, उसके साथ बैठ के पहले बनाएंगे साल के स्टार्ट की बैलेंस शीट, जिसको हम इसमें क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ। द लॉजिक बीइंग बैलेंस शीट इज मच मोर एक्यूरेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज समथिंग जो हम थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं, मोटा मोटी बना रहे हैं कि ठीक है 95% अंडरस्टैंडिंग दे देगा, है ना? तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं साल के स्टार्ट का, उससे हमें कैपिटल मिलता है साल के स्टार्ट का। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ईयर एंड का बनाते हैं, जिससे हमको क्लोजिंग कैपिटल मिलता है, करेक्ट? फिर हम लोग जो इक्वेशन हमने समझा उसके हिसाब से प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, वही आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हैंडराइटिंग समझ रहा है सबको? जैसा मुंह बनाया आपने, उसके बाद मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, पर्टिकुलर्स रुपीज़। यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा क्लोजिंग 23,000 आउटर कॉलम में। एड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें कैश और गुड्स दो पार्ट रह सकते हैं, उसको ऐड किया, टोटल लेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, फिर उससे मिलेगा आपको एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल लेस वन, जिससे आपको बिफोर एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स रहेंगे, आपको फाइनल प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। मैं चाहूँगा आप लोग ये एग्जाम्पल नोटबुक में लिख लें, ठीक है? मैं कोई भी चैप्टर कराता हूँ तो स्टार्ट में उसकी पूरी थियरी लिखा देता हूँ। अगर जर्नल एंट्रीज है तो जर्नल, लेजर्स बनाने हैं तो कुछ लेजर्स मेरे स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है। आरुष आपको भी समझ गया अच्छे से ऑनलाइन? सॉरी सर, आपका आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा था। इज इट क्लियर? हाँ, नाउ इट्स क्लियर है सर। ओके, चलिए। ये ऊपर की दो इक्वेशंस भी लिख लेना तो याद रहता है कि ये ऑर्डर बना कैसे है। काफ़ी बार बच्चों का सवाल रहता है, सर कैपिटल में से ड्राइंग्स तो माइनस होता है, आप प्लस कर रहे हो। वो बच्चे होते हैं जिन्होंने ये पैटर्न रटा होता है। आप वो लॉजिकली देखेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल में मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को क्या किया था, थोड़ा रीअरेंज किया था, राइट? तो इसलिए आप ऐसा सवाल कहीं मत पूछिएगा वरना मुझे बुरा लगेगा। कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ लीजिए। y/e ईयर एंडेड, y/e इज ईयर एंडेड के लिए शॉर्ट फॉर्म। आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग का अभी 12वीं भी नहीं हुआ है। प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा आप जहाँ पे भी एग्जाम्स में लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स ना के बरोबर अपने को यूज़ करना है ना। करूँ नीचे स्क्रॉल करूँ? हाँ,
और वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे जो एडजस्टमेंट्स हैं उनके लिए, जो अभी मैं सिखाऊंगा, सिखाना बाकी है। सर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक सेकंड देख ही Okay. लेते हैं अपन टेक्स्ट बुक में भी क्या लिखते हैं। प्रॉफिट और लॉस, ओके सर, थैंक यू। या आई गेस तेरा डाउट वहाँ से आ रहा होगा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं उस हिसाब से, तू एंड समझ हाँ सर, हाँ सर। समझ गया। चलिए डन। कॉलेज के एग्जाम्स कब से हैं? मिड 18 मार्च। मतलब मेरा सिंगल एंट्री तो यही वीक में हो जाएगा। आई बिलीव मेरा एक और लेक्चर है सैटरडे को। सैटरडे को अपना सिंगल एंट्री तो अपन ख़त्म कर देंगे। अगर आपके कॉलेज में कुछ सिंगल एंट्री का शीट दिया है जो आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो ले आइएगा, वरना मैं एक बार एटलीस्ट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ख़त्म करवा दूंगा। ठीक, चलिए गाइस, नाउ वील मूव फॉरवर्ड। हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स की ओर। एनएम वाले प्लीज़ एनएम के पास्ट पेपर्स और शीट्स को लेके आइएगा। मे बी अपन कुछ एक ऐसा सेशन रख लेंगे जिसमें सिर्फ आप लोग आ जाएं तो अपन वो पेपर्स और शीट्स डिस्कस कर सकें, वरना मतलब वो बहुत स्पेसिफिक है, आप भी जानते हैं। मतलब एटलीस्ट 11th स्टैंडर्ड में वील हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम, तो वो करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है जो पहला एडजस्टमेंट है वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट का। यहाँ के जो एडजस्टमेंट्स है कुछ कुछ फाइनल अकाउंट से काफ़ी सिमिलर है, कुछ कुछ थोड़े अलग हैं, हम समझ लेते हैं। चलिए समझो, आपको सम में एक ऐसा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय, और मैंने यहाँ पे बीवी मतलब बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ईयर एंड पे कितना है? 24,000 है। तो 24,000 की वैल्यू हम बोल रहे हैं बुक्स में दिख रही है, एंड इट इज 20% ओवर वैल्यूड। कोई बता सकता है कि कितने का ओवर वैल्यूएशन हुआ? Can someone tell me how much will be the amount of overvaluation? Can someone tell me what is the correct value? 24,000 बुक्स में दिख रहा है, जो गलत है ये भी समझ रहा है आपको सवाल से? सवाल क्या बोल रहा है कि बुक्स में जो दिख रहा है वो ज्यादा है, दैट इज मोर बाय 20%. Can someone tell me what would be the correct value? 19,200. लोगों ने 24,000 में से 20% डिडक्ट किया, गलत। ठीक है, करेक्ट वैल्यू है 20,000। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, इसीलिए अलग से सिखाने की आवश्यकता है। तो लेट अस से बताता हूँ मैं आपको, 1 मिनट दीजिए, आप घर जाएंगे उससे पहले समझ जाएगा आपको। करेक्ट वैल्यू प्लस ओवर वैल्यूएशन गिव्स मी बुक वैल्यू। डू यू गाइज एग्री? तो यहां पे मैं कहना ये चाहता हूं, जो भी बुक्स में करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी उस पे कुछ गड़बड़ हुई, उससे आज की बुक वैल्यू मिल रही है, हाँ या ना? कैन वी से दैट? लेट्स से द करेक्ट वैल्यू वाज 100 रुपीज। लेट्स से द करेक्ट वैल्यू वाज 100 रुपीज एंड द ओवर वैल्यूएशन इज 20% है, तो 100 रुपए पे 20% 20 रुपया हो गया। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी दिख रही है? And what is the correct book value? 24, what is the book value reflecting in the books today? हाँ है ना, 24,000। तो इसको अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 24,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, आपको 4,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप पीछे जाके कंप्यूट करेंगे
तो करेक्ट वैल्यू हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा? इसमें जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, एक सिंपल मैथ की बात करें तो 100 प्लस 10% इज 110, बट 110 माइनस 10% इज नॉट 100, राइट? अरे कुछ बहुत लॉजिकल बोला, कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहे। 100 प्लस 10% कितना होता है? 110 होता है, बट 110 में से तो 10% माइनस करके 100 नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो ओवर वैल्यूएशन होता है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ द करेक्ट वैल्यू, और करेक्ट वैल्यू हमारे पास थी, हमारे पास क्या थी? रॉन्ग वैल्यू, दैट इज द बुक वैल्यू, है ना। तो हमने ये एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया। अगर आपको याद हो तो हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू सेलिंग प्राइस, उसमें भी कभी कभार गुड्स में प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट देते थे, तो हम ऐसा ही कुछ वर्किंग करके करते थे कि नहीं करते थे? तो वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, करेक्ट वैल्यू, ओवर वैल्यूएशन और बुक वैल्यू। कोई डाउट है इसमें? प्लीज़ बताइए, सबको अच्छे से समझा है? ये 4,000 अभी मुझे बताइए, अगर आपको याद हो तो ये एडजस्टमेंट्स में जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या क्या सिखाया था? या तो क्या हो सकता है इनकम्स एंड, या क्या हो सकता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट है वो इसमें फॉल करेगा या इसमें फॉल करेगा? लॉसेस। वेरी गुड, क्योंकि आज आपके असेट की वैल्यू 24,000 दिख रही है, आप बोल रहे हो अभी 20,000 करनी है, मतलब वैल्यू कम करनी है। असेट की वैल्यू कम होएगी, खुशी की बात है, दुख की बात है? दुख की बात है, तो इससे लॉस ना। आप सोचो ना, आप बोल रहे हो अरे वाह ये इसी मैंने खरीदा 50,000 का, अगले दिन बोलोगे 40 का हो गया, फिर 30 का, ऐसे बोलोगे यस 40 का हो गया, यस 30, यस खराब हो गया, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना। तो हम हमेशा कोई भी असेट की वैल्यू बढ़ने पे खुश होते हैं, असेट की वैल्यू कम होने पे दुखी। सिमिलरली लायबिलिटी में बढ़ने में दुखी, कम होने में खुश, है ना। चलिए, तो ये हो गया, ये कॉपी कर लेंगे प्लीज जल्दी से। दिस इज योर लॉस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक बार पहले वाला आपको समझ गया तो आगे वाले मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं नेक्स्ट वाले का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई एम श्योर बच्चे जो ये कॉपी करेंगे उसके बाद खुद से ही कर लेंगे वो वाला। नो सर, इट्स ओके। मैं वो आपने Yes, पूछा yes. ना कौन कौन कर रहा है, उसके डेफिनेटली, लिए आप रिस्क। ग्रेट ग्रेट, प्लीज ट्राई कीजिए। लॉस प्रॉफिट क्या समझ गया ना? चलो, एक सिखाते इसमें 4 समझ जाते हैं, इस एडजस्टमेंट का ये आराम है। तो क्योंकि ड्यूटी है तो मैं लिख के भी समझा देता हूँ, वैसे आई एम श्योर सबको समझ गया रहेगा। करेक्ट वैल्यू, इस बार हम क्या लिखेंगे? माइनस विल गिव अस बुक वैल्यू, करेक्ट। मतलब ये 100 है तो ये 20 रुपया कम करके ये 80 है कि नहीं है? और 80 कितना है? 24,000 है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6,000, विच वुड बी नथिंग बट अ प्रॉफिट। डू वी ऑल अग्री? आरुष करेक्ट है आपका भी? यस सर। ग्रेट ग्रेट। चलिए गाइस, अभी आपको थर्ड और फोर्थ भी समझ गया रहेगा, फिर से मुझे समझाने की ज़रूरत बहुत लिमिटेड रहेगी। लेट्स से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्या आएगा अभी? जिसमें लेट्स टेक क्रेडिटर्स, creditors are overvalued by 20%. Let's say book value closing is 24,000. करूँ डिस्कस? बहुत ज़्यादा इजी। Whatever is my correct value, add overvaluation will give me book value. 100 plus 20 gives me 120.
ये 24,000 आएगा यहाँ पे, करेक्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? बस फर्क क्या होगा, अब ये क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं कि बुक्स में लाइबिलिटी दिख रही है 24,000, बट मुझे देने किसी को 20,000 ही है, मैं तो खुश हो जाऊंगा। हाँ है ना? आपने किसी फ्रेंड को चैट में लिखा था मेरे को तेरे को 300 रुपये देने हैं, फिर थोड़े टाइम बाद बात हुई, उसने बोला अरे 300 में से 100 तो तुमने दे दिया, आप खुश होंगे ना? मैं तो 300 का कर्जा सोच के चल रहा था, अब 200 ही देने हैं। इट इज़ अ गुड थिंग, राइट? ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी। चलो ना गाइस, कोई ये थर्ड वाला लिख रहा है तो मैं रुकता हूँ। सॉरी, मैं रुकता ही हूँ, इनफैक्ट ये थर्ड वाला आप लोग का लिखना बाकी होगा ना। थर्ड वाला लिख लीजिए और फोर्थ वाला खुद से ट्राई कर लीजिए। आएगा तो वही, बस वो फ़र्क एसेट लाइबिलिटी का है। देख कुछ चीज़ें ना बहुत अंडरस्टूड ही हो जाएंगी, बट वो एक क्या है ना, नोट्स में पूरा कंप्लीट रहेगा तो तुमको घर पे रेफरेंस में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। उधर तो ये नहीं बोलना चाहिए ये यार ये लिखा देते तो डाउट क्लियर ही हो जाता। कन्फ्यूजन अपने को नहीं चाहिए, इसलिए अपन बहुत, मैं मानता हूँ बहुत, एक लिखा के चारों हो गए थे वैसे तो, है ना? बट लिखेंगे। ठीक है, एक नोट लिखेंगे विच विल बी कॉमन फॉर ऑल द 4 adjustments that we have learned so far. There will be no change, लिखिए, there will be no change in the value of, there will be no change in the value of furniture, there will be no change in the value of furniture slash creditors, स्लैश क्रेडिटर्स। क्यों क्रेडिटर्स लिखा है? क्योंकि थर्ड फोर्थ में क्रेडिटर्स है, फर्स्ट सेकंड में फर्नीचर है। देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर स्लैश क्रेडिटर्स इन द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इन द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फुल स्टॉप। इट विल appear at 24,000. It will appear at 24,000. अब समझे हर जगह 24,000 क्यों लिया था कि नोट एक बार लिखना है। तो ये नोट में मैंने बेसिकली यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश की है, स्क्रीन की तरफ देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। याद है यहाँ पे ये डेप्रीसिएशन का 1,000 रुपये का एडजस्टमेंट सिखाया था मैंने आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। But did I change the value of equipment in the closing statement of affairs due to that? No. तो यहाँ पे वही है, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट एक्यूरेट नहीं है। तो आपको जो भी चेंज करना है वो एडजस्टमेंट्स में वाया प्लस माइनस करेंगे, बट उसको बैलेंस शीट में जाके चेंज करने की आवश्यकता, देयर इज एन ऑल्टरनेट मेथड जिसमें आप उसको बैलेंस शीट में ही चेंज कर दीजिए, फिर नीचे वहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखने की आवश्यकता। You will only write it in one place, either here or below. What is preferred in Maharashtra board is the below one.
एक सम में वो लोग ने ना बैलेंस शीट में चेंज करके कराया है, जब मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से सम्स कराऊंगा वो एक सम में मैं भी वो सिखा दूंगा, तो आपको वो एक ऑल्टरनेट मेथड भी समझ जाएगा। वरना नॉर्मली हम कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स के बाद, बैलेंस शीट में हम करते। चलिए गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिफ्थ एडजस्टमेंट, बैड डेट्स, आरडीडी, आरएफटीडी। फाइनल अकाउंट्स में भी ये एडजस्टमेंट था। कितने लोगों को ये अच्छे से आता है? ओके हाँ, तेरे को तो साले मैंने ही कराया, तेरे को तो नहीं आया, मारेगा पकड़ के। ठीक है, चलिए मैं अज्यूम करता हूँ कि एक बार के लिए लोगों को ये उतना अच्छे से नहीं आता है, और आज मैं फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कवर करूँगा, वो मैं जब फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा तभी करूँगा। टुडे आई विल ओनली टीच यू व्हाट इज़ रेलेवेंट फॉर सिंगल एंट्री। विल दैट बी ओके? मैं फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट, जैसे कि मैंने कहा अगले वीक में वील डू फाइनल अकाउंट्स, तो हम तब कवर करेंगे। ये वीक में वील फोकस ऑन सिंगल एंट्री। चलिए लेट्स से बैड डेट्स, आरडीडी, आरएफडीडी सबका मतलब भी समझाता हूँ मैं आपको। लेट्स से डेटर्स क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिए हुए हैं 32,000 के, और एडजस्टमेंट्स में बोला है कि बैड डेट्स है 2,000, आरडीडी है 10% और आरएफडीडी है 5%। ये दोनों चीज़ के फुल फॉर्म मीनिंग में सब समझाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है ना। आपको ये सब डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डेटर्स जो आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा है वो कितने का है? 32,000 का है। क्वेश्चन में आपको नीचे कह रहा है कि बैड डेट्स होंगे 2,000 रुपये के, आरडीडी है 10%, आरएफडीडी है 5%। सबसे पहले तो मुझे ये डेटा प्रेजेंट कहाँ कहाँ करना होएगा। एक तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में याद रखिए आपको डेटर्स लिखना है, और वैल्यू अभी भी कितनी लिखनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हम बैलेंस शीट में कुछ करते, ये अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं किया? ठीक है। दूसरा आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और उसमें आपको कौन से पार्ट में जाना पड़ेगा? एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस वाले पार्ट में। उधर आपको 3 खर्चों के नाम लिखने पड़ेंगे, जो क्या हैं? बैड डेट्स, आरडीडी और आरएफडीडी। ठीक है। बैड डेट्स का तो अमाउंट दिया हुआ है, कितना है गाइस बैड डेट्स? 2,000 है, तो यहाँ पे बैड डेट्स आ जाएगा 2,000। प्लीज बताइए, क्लियर है? अरे हाँ या ना। अभी आरडीडी यहाँ पे देख रहे हैं 10%। पहले तो आरडीडी होता है क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब है? जैसे अगर आज शाम को आप मूवी का प्लान बनाते हैं, यहाँ से समझो आप 7 लोग बोलते हैं कि हम मूवी के लिए जा रहे हैं। अब एक जन अगर कैंसिल कर देता है, किसी एक, समझो तेरे को एक जन का मैसेज आता है कि मैं नहीं आ रही, तेरे को बाकियों पे भी डाउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तू सबको कॉल करके कंफर्म करेगी ना, अरे तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तू आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे ही जब एक जन हमें देता है धोखा, बैड डेट्स होता है, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें डाउट आ जाता है कि बाकी लोग भी पैसा देंगे या नहीं देंगे। और अकाउंटिंग में हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसका दुख आज ही बना लो। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो वो जब होएगा तभी भैया उसको रिकॉर्ड करना, आज उसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता। अब हमें लग रहा है अगले साल कुछ डेटर्स धोखा दे देंगे। कितने लग रहे हैं धोखा देने वाले? 10%। 10% ऑफ व्हाट अमाउंट? 32,000। 30,000। रीजन बिंग 32 में से 2 तो ऑलरेडी डूब चुका, अभी बचेगा कितना? 30। ये तो सिंगल एंट्री में फॉर्मेट ऐसा है कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम 32 लिख रहे हैं, बट वो 32 है क्या अभी? उसमें से 2,000 तो ऑलरेडी डूब गया, कितना बचा है? 30। तो 30 के ही 10% धोखा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो द आंसर हियर वुड बी 3,000। हाँ या ना? इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट में आप क्या लिखिए?
जैसा आप बैलेंस शीट में बनाते थे डेटर्स वैसा बना दीजिए. 32,000 लेस बैड डेट्स 2,000, कितना बचा? लेस RDD. तो RDD is computed on this value, not 32. 10% of this would be 3,000. हाँ या ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27,000. एनी डाउट्स? ठीक है. अब आपको लग रहा है कि ये 27,000 जो लोग पैसा देंगे अगले साल, या जो भी लोग पैसा देंगे, उसमें मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, वरना लोग आजकल कोई भी बोलता है ना डिस्काउंट दे दो कुछ. तो लेट्स से वो डिस्काउंट का एस्टिमेट मेरा कितना है गाइस? उसको बोलते हैं RFDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. तो RFDD का बेसिक पर्पज़ ये है कि व्हाट आई फील कि आज जो मेरी बैलेंस शीट में डेटर्स हैं उनसे जब मैं पैसे मांगने जाऊंगा तो वो कुछ डिस्काउंट मांगेंगे. वो डिस्काउंट की वजह से मेरा कलेक्शन क्या हो जाएगा? कम. तो मेरा असेट जितना आज दिख रहा है उतना कलेक्ट होने वाला, तो एक तरीके से लॉस ही है. तो लॉस को भी कब रिकॉर्ड कर लो? आज. कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? एंटिसिपेट लॉसेस, राइट. तो हम यहाँ पे कर देंगे 27,000. अब सवाल ये है, ये RFDD जो कंप्यूट होएगा वो 27,000 पे कंप्यूट होएगा या 30,000 पे? क्योंकि एक्चुअल डेटर्स तो 30,000 है, क्योंकि वो 3,000 ने अभी तक मना किया नहीं है. मैं तो एंटिसिपेट कर रहा हूँ. तो 30 पे बनेगा या 27 पे बनेगा? रीज़न 27 पे बनने का ये है कि अगर कोई पैसा नहीं देता है, समझो आप किसी से पैसा मांगने गए 2,000 रुपये, उसने बोला मैं पैसे नहीं देता, आप ऐसा बोलोगे कि जा 5% डिस्काउंट. थोड़े अपन स्टूपिड लगेंगे कि नहीं लगेंगे? वो बोलेगा साले मैं पैसे ही नहीं दे रहा, तू क्या डिस्काउंट दे रहा है? तेरी कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने, मैं तो पैसे ही नहीं दे रहा, राइट. तो इसीलिए जहाँ पे पैसा डूब जाएगा वहाँ पे डिस्काउंट देने की आवश्यकता नहीं है. और कोई बच्चे का सवाल आएगा, सर अगर समझो 3,000 डूबता नहीं, समझो वो लोग पैसा दे देते हैं तो क्या, और समझो 5% डिस्काउंट देना पड़ता है तो क्या? कोई बात नहीं ना, मैंने तो पूरा 3,000 का लॉस गिन लिया है. अगर उसमें से 95% आ जाता है तो एक तरीके का क्या होएगा? प्रॉफिट ही होएगा. सिर्फ अकाउंटिंग में नाम चेंज करना पड़ेगा. वो बैड डेट्स में लिखा है, वो डिस्काउंट में जाएगा 5%. 95% रिकवरी हो जाएगी. प्रॉफिट का एस्टिमेशन तो मेरा मोर देन कंजर्वेटिव हो गया कि नहीं हो गया? आप समझ रहे हैं ये बात? तो इसीलिए हम यहाँ पे ये डिडक्ट करते हैं. अभी ये जो बचता है दैट इज 25,650. ये आपको कहीं लिखना नहीं है. करेक्ट ना? ये जो हम बना रहे हैं वर्किंग नोट, फिर वो सिर्फ 3,000 और 1,350 की वैल्यू ढूंढने के लिए बना रहे हैं. उसका कहीं पे भी कोई और प्रेजेंटेशन या रेफरेंस जाने वाला नहीं है. यहाँ पे हमने 3,000 लिखा था, यहाँ पे हम 1,350 लिख देंगे. ब्रैकेट में रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 1. एक हैबिट ज़रूर डालिएगा, हर जगह वर्किंग नोट के रेफरेंसेस दीजिएगा. प्लीज़ बताइए सबको समझा है? एनी डिफ़िकल्टीज? डन. लिख लीजिए प्लीज़. RDD इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जो पैसा लग रहा है डूब जाएगा. RFDD इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. जिन जिन को नहीं क्लियर था उनको भी समझा अच्छे से. यहाँ पे सेकेंड बेंच, तूने फाइनल अकाउंट्स अटेंड किया है क्या मेरा? बैठा था तू? ऑनलाइन बैठता था? मैं देखो ऑफलाइन देखा नहीं है बहुत टाइम से. तू सही है.
ये सबको अच्छे से समझ रहा है ना? कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं? पक्का? जो लोग स्पेशली आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मेरा लेक्चर, मारेगा तू तो बेटा, बहुत पिटेगा। हम्म। सर बैड डेट्स के बाजू में भी हम लोग को वर्किंग नोट वन लिखना पड़ेगा ना? वैसे वो देखेगा तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना उसका, तो तूने कुछ कंप्यूटेशन वहाँ पे किया नहीं। हाँ, राइट राइट राइट। जो चीज़ें हमने कंप्यूट जहाँ पे करी है उसके लिए रेफरेंस बैड डेट्स तो क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ था हमें, वो तो हमने यूज़ किया है टू कंप्यूट आरटीडी एंड आरएफटीडी। लिख भी दिया तो कोई डाउनसाइड नहीं है रे, ये सब इतना टेंशन वाला नहीं है। चलिए, अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि या तो मैं बचे हुए एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करवा दूं या मैं एक दो सम कराऊं। मैं चाहता हूं मैं एक दो सम कराऊं कि आपको एटलीस्ट बेसिक वाले सम्स में समझे कि हो क्या रहा है। मैं पहले चेक करता हूं एकदम बेसिक सम वैसा है क्या जो देखो जैसे ये सम एकदम बेसिक है। मिस्टर मनोज कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री, ये तो इनफैक्ट अपन लिख के भी नहीं करेंगे, ये अपन सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं। मिस्टर मनोज कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल 31 मार्च 2017, पिछले साल का क्लोजिंग बिकम्स करंट ईयर का ओपनिंग। तो ये मेरे लिए कौन सा कैपिटल हो गया गाइस? 80,000। क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख। ड्राइंग्स कितना है? और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कितना है गाइस? सारा डेटा दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करके क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख, एड ड्राइंग्स 3000, कितना मिला? 1,03,000। लेस क्या किया हमने? एडिशनल कैपिटल विच वॉज 8000 बचा 95, लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल विच इज़ 80, आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट विच इज़ 15। कुछ डाउट इसमें? एक थोड़ा बेटर देखते हैं जिसमें आपको एटलीस्ट ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल बनाना हो, मतलब ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। ये वाला सम करते हैं। चलिए ये वाला आप स्वतः मुझे करके बताइए। इसमें एक बेनिफिट आपको ये है कि एडजस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, काफ़ी बार लोगों को प्रेजेंटेशन इसमें कैसा कंफर्टेबल रहता है, जैसे अभी मैंने कैसे सिखाया ऐसे करके, करेक्ट, और फिर एक और बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार क्या 2 बार की मेहनत करने का। कई लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, और डेट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटीज़, अभी जैसे सब में डेट्स क्या क्या हैं? 31 मार्च 2017 एंड 2018, तो यहाँ पे 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। असेट्स 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। तो कॉलमनर फॉर्म में बना देते हैं। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पर्सनली वो प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अमाउंट एक जगह भी इधर उधर लिखा ना तो कैंसिलेशन हो जाएगा। और कभी कभार ना एग्जाम में दिमाग थोड़ा सा कभी टोटलिंग में कुछ एरर कर गया, आई डोंट वांट दैट रिस्क। पर्सनली मैंने एज अ स्टूडेंट भी ये चीज़ कभी नहीं करी, तो मैं इसको हमेशा 2 कॉलम बना के ही सॉल्व करता हूँ। आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू शुड डू। बट मैं सिर्फ आपको मेरा थॉट प्रोसेस बता दिया इसमें, ठीक है। नाम भी लिखिएगा, अर्जुन है तो ऊपर टॉप पे क्या आएगा? करवाऊं मैं कि ट्राई करेंगे? ट्राई करेंगे?
क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्लेड है गाइस, प्लीज़ ट्राई कीजिए। 851 हुआ है, 858 तक हो जाना चाहिए। आरुष आप भी आई एम अज्यूमिंग ट्राई कर रहे हैं। देखो जितने टाइम की बात हुई थी उतना टाइम तो हो गया है। पूरा हो गया। एटलीस्ट एक काम करते हैं गाइस, पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एटलीस्ट डिस्कस कर दूं। हाँ, मैं लिख के नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है फॉर नाउ। मैं ये डायरेक्टली डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। कैश क्या है गाइस हमारे लिए? असेट, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। साल के स्टार्ट में बिल्स पेबल नहीं दिया हुआ है, ज़ीरो है, वो डैश मारा हुआ है। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभार ना ईयर एंड वाले में आपको ऐसे डैश दिया रहेगा, डैश दिया है तो वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर डैश के बदले क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्या? तो ढूंढना है। जनरली ऐसा क्वेश्चन मार्क आपको देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऐसी सब चीज़ों में जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। किसमें? तो आप अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप अज्यूम कीजिएगा जो साल के स्टार्ट का वैल्यू है वही ईयर एंड का वैल्यू है। कोई भी परचेज सेल हुआ, मेक सेंस? तो बस ये ऐसा कभी क्वेश्चन मार्क रहा फर्नीचर के आगे, समझो साल के स्टार्ट में 10,000 है, ईयर एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको फिर से कितना लिख देना है? 10,000। चलिए गाइस, ओपनिंग कैपिटल इस हिसाब से 1,12,500 आ रहा है क्या? प्लीज बताइए। सभी लोगों को आया 1,12,500? क्लोजिंग कैपिटल इसी हिसाब से 1,35,500 आया है क्या? क्लोजिंग कैपिटल में एक नई लाइबिलिटी थी, बिल्स पेबल, जो ओपनिंग में नहीं थी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। लास्ट बेंच टैली हुआ तेरा? डन। मैं 1 मिनट और रुकता हूं फॉर यू टू सॉल्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर आपका बाकी है तो। डन, चेक कर लें। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 135,500 जो आपने ढूंढा था, यहाँ पे अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा रहेगा तो ऐड ड्राइंग्स में गड़बड़ कर दिया होगा। ऊपर क्लियरली लिखा था 2,500 एवरी, सबने किया सही से? तो 2,500 इंटू साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 30,000, ये 165,500 माइनस एडिशनल कैपिटल 15,000, ये इतना, और 1,12,500, 38,000। कोई डाउट इसमें? सही है सबका? अरे हाँ है ना? डन। चलिए एक और सम मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें। ये वाला सम भी सिंपल है, इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट है कि फर्नीचर और मशीनरी पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट अच्छा इसमें लोन भी है, रुको, हिडन एडजस्टमेंट्स मैंने अभी कराए नहीं है ना। देखता हूँ, मैं कुछ और सिंपलर देना चाहता हूँ। ये वाला ले लीजिए आप। प्रॉब्लम नंबर 5। ये लोग ने इसमें बैलेंस शीट में ही चेंजेस किया है, बट वो आप जाने दीजिएगा, आपको मैंने जैसे सिखाया आप वैसे ही कीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेट सोल्यूशन मैं इसका आपको डिस्कस कर दूंगा, आप वैसे ही कीजिए जब जैसे आपने सीखा है। Guys, it is first. तो इसकी मदद से जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो ओपनिंग में आपको 76,200 आया है क्या? सभी लोगों को चेक कीजिए प्लीज़। और क्लोजिंग में सभी लोगों को 1,11,100 आया है क्या? हाँ है ना? आया है सबको यहाँ पे?
अरे सॉरी सॉरी, इनफैक्ट आपको ये 1,11,000 नहीं आया होगा, सॉरी, आपको आया होगा 1,12,600 आना चाहिए। 600 भी नहीं, हाँ 500 आएगा। तो कौन लोग थे जो पहले हाँ बोल रहे थे? क्या रे तेरा टैली कैसे हुआ तुम्हारा? हाँ तू बता कैसे टैली हुआ तेरा रे? ऐसे ही? हाँ तू क्या, तूने तो हाँ बोला था, तू भी मैडम क्या? अच्छा, अबे तो बोलना मेरा गलत है। ये ऐसे टाइम पास मत करो। 1,12,500 आया होगा आपका, करेक्ट है? मैं बनवाता हूँ। करूँ मैं, स्टार्ट करूँ स्टेटमेंट के साथ? यू गाइज वांट टू ट्राई और बड़ी ईमानदारी से भाई, गलत होगा तो बताना। क्या मस्त है यार, आंसर देख रहे हैं उधर अलग है, नोटबुक में अलग है, बोले टैली है भाई। आगे चलो। ये तुम्हारी साइड कैमरा नहीं है, वरना झूठ तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाता। चलिए गाइस, शुड आई डिस्कस? मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, एक बार स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज। क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 1,12,500, करेक्ट? उस पर 5,000 का ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1,17,500 माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल ऑफ 3,000, आएगा 1,14,500। लेस करेंगे 76,200, कितना आता है बताइए प्लीज? 38,300। तो आपको आंसर मिल रहा होगा अभी तक 38,300। इज दैट करेक्ट? अभी ये 38,300 के बाद मैं सिर्फ यहाँ पे वो आगे का पार्ट डिस्कस कर देता हूँ। यू वुड हैव गॉटन प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर adjustments, and into the outer column you would have gotten 38,300. Is that correct guys? क्या हुआ भाई, बोल सेकंड सही। अभी इसमें ऐड क्या करना है देखो, इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स इस सम में नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन 0 लिख के ये 38,300 कर देंगे। अभी कोई बोलेगा सर लिखना ज़रूरी है क्या? मैं मानता हूँ फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रखो हमेशा, ठीक है ना? फिर लेस क्या करना होता है हमेशा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है? अभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए हमें क्या बोला है? फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन करना है 10%, इक्विपमेंट पे 5%। अभी बच्चों का सवाल आएगा सर ओपनिंग वैल्यू पे या क्लोजिंग वैल्यू पे? अभी वो कैसे करते हैं ना, उससे रिलेटेड एक वर्किंग नोट है, वो हम सीखेंगे आगे चल के। अभी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इक्विपमेंट दोनों जगह पे 8,000 है, फर्नीचर दोनों जगह पे, तो फर्नीचर 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1,000। डिप्रिसिएशन ऑन, सॉरी पहले फर्नीचर है ना, फर्नीचर कितना? 1,000। फिर डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 8,000 का 5% 400 रुपये होता है, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। ये 1,400 आउटर कॉलम में जाएगा। दिस वुड बी 36,900। This would be net profit slash loss for the year. Easy और टफ? यहाँ पे भी आप लोग ना नेट वर्ड लिखना चालू कर दीजिए, क्या पता कभी सम वहीं पे खत्म हो रहा हो तो हैबिट गलत ना हो जाए, है ना? इजी। आरुष आई बिलीव आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक बार आप गो थ्रू करेंगे ये सम तो समझ जाएगा आपको। ओके सर, एक्चुअली मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम हो कोई गया था दिक्कत तो नहीं, इसके नेक्स्ट वजह टाइम भी से। रहेगा तो मैं समझा दूंगा, एक बार वीडियो भी देख लेना, है ना? डन? So we'll halt here, we'll end the session for today. I hope everyone has understood single entry.
इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज आप एक दूसरा टाइप का सोल्यूशन सीखें, प्लस बचे हुए एडजस्टमेंट्स और बचे हुए सम्स वील डू नेक्स्ट टाइम. दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू. जस्ट 5